हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए, इसके पहले 36 मॉडल सेट तक हो गया था, 36 नंबर मॉडल सेट तक कर दिए थे और 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर में पहला है द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। देखिए, सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंद आती है वो गोल होती है, ठीक है। वही बोल रहा है कि द्रव्य, कोई द्रव्य है, बूंद की संकुचित यानी इकट्ठा हो जाता है तो न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। ये जब गोलाकार आकृति हो जाएगा तो न्यूनतम क्षेत्र ही आकृति घेरेगा। इसी प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो किस कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। आगे है साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साबुन होता है उसके जो बुलबुला बनता है तो उसके अंदर का जो दाब होता है क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी जो वातावरण के दाब होता है उस दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ये जो इसके अंदर की जो दाब है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए, जब झील की तली से उठकर वायु बुलबुला, जब मान लीजिए ये हो गया ऊपर झील, ठीक है, ये झील है, यहाँ पे ये तली है, ठीक है। जब यहाँ जब रहता है वायु का बुलबुला, क्या करता है? ये मतलब छोटी आकृति में होता है, ठीक है। यहाँ पे दाब ज़्यादा रहता है। ये जब ऊपर उठता है तो क्या करता है? ये यानी जो फैलता है तो वहीं आता है, ऊपरी सतह पर आएगा तो क्या होगा? इसका आकार बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? घनत्व। देखिए, बादलों के वायुमंडल यानी वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है? उसका घनत्व कम होता है। किसका? बादल का। यानी बादल का घनत्व कम होगा तो वायुमंडल में तैरेगा। किसी का भी घनत्व अगर कम होगा तो तैरने लगेगा। जैसे पानी के ऊपर जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरने लगेगा। आगे देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये आइसबर्ग है, यानी आइस, जो भी बर्फ़ का जो टुकड़ा रहता है वो समुद्र में जब प्लवन करता है तो कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10। कितना भाग होता है? 1/10। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग समुद्र सतह से ऊपर होता है। इसलिए जब बड़ी जहाज़ें जाती है तो इसको नहीं देख पाती है, जनरली नहीं देख पाती है, उसी का यहाँ पे टकराव होता है जिसके कारण बहुत क्षति होती है। कितना भाग रहता है? 1/10 भाग मात्र ही ऊपर रहता है, यानी 10 में एक भाग ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग नीचे रहता है। तो ये हो गया आइसबर्ग का समुद्र में प्लवन। एक और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है, किसका प्रभाव? कान पर ध्वनि का प्रभाव, ये भी कितना होता है? 1/10 सेकेंड रहता है। तो इसमें देखिए ये 1/10 सेकेंड जुड़ा हुआ है, इसमें भाग है, सिर्फ भाग है, लेकिन इसमें टाइम जुड़ा हुआ है। कितना रहता है? 1/10 सेकेंड। यानी कान पर जो ध्वनि की प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान रहता है। इसलिए क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। यहाँ पे देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है।
आगे है जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, देखिए यहाँ पे है जब जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, कहाँ, सागर, नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ कुछ ऊपर उड़ जाता है। ये नदी में कोई जहाज़ है, ठीक है, कोई जहाज़ नदी में है, जब ये सागर में घुसेगा तो इसका कुछ तल जो होगा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठेगा? क्योंकि ये समुद्र का जो घनत्व है इससे ज़्यादा होता है। आगे देख लेते हैं कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। देखिए कांच में प्रकाश का वेग निर्वात में हम देखे थे इसके पहले 3.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ये कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके पहले हम निर्वात में देखे थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 पॉइंट नहीं होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कांच में और ये हो गया निर्वात में। सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो वेग किस में होता है? निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये निर्वात में हो गया, और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो गया ये कांच में। देखिए आगे है त्रिआयाम में लेज़र किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि क्या है? हिलोग्राफी। देखिए ये पिछले मॉडल सेट में भी हो गया था कि त्रिआयाम में लेज़र किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? हिलोग्राफी। आगे है किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप। देखिए ये ताप जो है उसका रंग का सूचक होता है। तारे के किसका सूचक होता है? रंग का। तारे का जो ताप है वो किसका सूचक होता है? रंग का। उसके रंग का सूचक होता है टेम्परेचर, यानी जो जिसके पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा चमकीला रहेगा। जिसके पास जितना टेम्परेचर यानी जितना ज़्यादा ताप रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? चमकीला यानी रंगीन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्राम तापक्रम का दुगुना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है कितना? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आगे देखते हैं अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण सूर्य जब अस्त होता है लाल दिखाई देता है। सूर्य का जो किरण है स्कैटर यानी तीतर बीतर होता है, प्रकीर्णन होता है, उसी के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। आगे आकाश नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और आकाश का जो नीला दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आगे है कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दर्पण पूछा है। जो भी कार है, गाड़ी है, उसके साइड मिरर में किस दर्पण का यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। देखिए आगे है मृग तृष्णा उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा जनरली रेगिस्तान में देखा जाता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, पिछले मॉडल सेट में बता दिया गया था। थर्मोस्टेट का भी जिक्र पिछले मॉडल सेट में हो गया था। ये तापमान को क्या करता है? स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट जनरली रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, जो क्या करता है? तापमान को सामान्य बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। देखिए इसके नीचे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ है वो ताज़ा रहता है। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए मॉडल सेट 38 देख लेते हैं। 37 हो गया, 38 देख लेते हैं। तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? तेज़ जब हवा बनेगी तो उसका वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, इसलिए जितने भी पानी का बूंदे है वाष्पीकृत हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे ओस नहीं बनेगा। आगे है जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ये 30 से 40 डिग्री। कितने? 30 से 40 डिग्री डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग ज़ोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये 50 से 60। कितने? 50 से 60।
जब धीरे धीरे बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं आपस में, तो 30 से 40 डिग्री डेसिबल ये ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं जब ज़ोर से बात करते हैं तो 50 से 60 डिग्री, कितने 50 से 60 डिग्री डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देख लेते हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ये दृश्य प्रकाश को। ये क्रिस्टल की संरचना जो है उसको जानने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के द्वारा हम क्रिस्टल की संरचना को जान पाते हैं। क्रिस्टल की संरचना को किससे जाना जाता है, दृश्य प्रकाश के द्वारा। आगे है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो ये और रक्त तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, और रक्त तरंग होती है। और रक्त तरंग का यूज कहाँ होता है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, टेलीविज़न में जो यूज होता है प्रकाश तरंग वो और रक्त तरंगे होती है। आगे, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। स्फटिक, ये घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल होता है, घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य होता है किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पे होता है। किस पर आधारित होता है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल, दाब विद्युत प्रभाव पे होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस पर आधारित होता है, दाब विद्युत प्रभाव पर। देखिए आगे है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये भी पिछले मॉडल सेट में बता दिया गया था। रासायनिक ऊर्जा सूखी सेल में पाई जाती है। और कार में सल्फ्यूरिक अम्ल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। आगे, टंगस्टन की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। टंगस्टन की खोज विल्हेम शीले और टॉर्बन बर्गमैन। विल्हेम शीले, टॉर्बन बर्गमैन 1781 में टंगस्टन की खोज किसने किया था, विल्हेम शीले टॉर्बन बर्गमैन। विल्हेम शीले टॉर्बन बर्गमैन, विल्हेम शीले टॉर्बन बर्गमैन। विल्हेम वीटर एंड टॉर्बन बर्गमैन, विल्हेम शीले। टंगस्टन की खोज विल्हेम शीले टॉर्बन बर्गमैन यानी वीटंग। आगे, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है, ये हैलोजन लैंप है, ये टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। किसका बना होता है, हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है किसका बना होता है, टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। हाइलोजन का जो हाइलोजन लैंप है उसका तंतु किससे बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु से बना होता है। आगे हम मानव शरीर शुष्क यानी ड्राई की विद्युत प्रतिरोध परिमाण का कोटि क्या है, ये 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, 10 यानी 10⁻6 ओम। ये 10⁻6 ओम एक मानव शरीर यानी शुष्क मानव शरीर के सूक्ष्म विद्युत प्रतिरोध परिणाम का कोटि क्या है, 10⁻6 ओम। आगे देखते हैं, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ये सामान्यतः ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है ट्यूबलाइट में। सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। आगे है, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन ये फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में भरा जाता है। इसके ऊपर था सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती थी, लेकिन इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये प्रदीप्ति बल्ब है। प्रदीप्ति बल्ब में भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्यतः ट्यूब में आर्गन के साथ मरकरी वेपर, लेकिन वहीं फ्लोरोसेंट ट्यूब पूछेगा, प्रदीप्ति बल्ब पूछेगा तो उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरा जाता है। सामान्यतः ट्यूब में पूछेगा तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर, और वहीं फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्ति बल्ब में पूछेगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरा जाता है। देखिए आगे है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या है, रेक्टिफायर। अभी प्रतिवर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है। प्रतिवर्ती धारा एसी को कहते हैं, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को, और दिष्ट धारा कहते हैं डायरेक्टिव करंट। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट।
देखिए यहाँ पे दिष्ट, इससे द डीसी, इससे सेंस आ रहा है दिष्ट धारा यानी डीसी, प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन, यानी जो एसी से डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी से डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, यानी प्रतिवर्ती धारा से दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर। वहीं यहाँ पे नीचे है दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट, यानी डीसी को प्रतिवर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? यानी ये यहाँ पे है डीसी से एसी किस कौन बदलता है? ये इन्वर्टर। डीसी से एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर, इसके ऊपर था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा, यानी एसी से डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, और डीसी से एसी में बदलता है इन्वर्टर। यानी दिष्ट धारा से डायरेक्ट करंट से ये अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है कौन सा? इन्वर्टर। और ये रेक्टिफायर क्या करता है? ये एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी, रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा यानी एसी से डीसी। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी यानी दिष्ट धारा से अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा में अल्टरनेटिव करंट में इन्वर्टर बदलता है। और रेक्टिफायर एसी से डीसी से एसी इन्वर्टर। देखिए आगे है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जो सूर्य में जो ऊर्जा का संलयन है नाभिकीय संलयन क्या होता है? ये जैसे दो हीलियम हाइड्रोजन हो गया, तो ये मिल के एक सुदृढ़ हाइड्रोजन बनाएगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पे इसके पास ऊर्जा की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए यहाँ पे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया। ठीक है, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये है फ्यूजन, FISSION फ्यूजन। इसका अर्थ होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। हिंदी में बोलेंगे तो विखंडन। ठीक है, और ये फ्यूजन है, और ये फ्यूजन का होता है संलयन। हिंदी में बोलेंगे संलयन। ठीक है, और संलयन और विखंडन में देख लेते हैं अंतर क्या है। ये है स्प्लिट्स और लार्जर एटम्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर वंस। देखिए ये जो है इकट्ठा है, ये टूट के अलग अलग टुकड़ों में बटेगा, इससे ज़्यादा घातक होता है। ये टूट कर क्या होगा? दूसरों में एक से कई भागों में बटेगा। ये जैसे इकट्ठा यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 टुकड़ों में बट गया, फिर ये जाएगा तो ये 2 से 3 टुकड़ों में बटेगा, फिर ये इसका विखंडन होगा यानी फ्यूजन होगा, तो ये इसका बहुत सारे पार्ट में बटेगा, फिर इसका विखंडन, इसी तरह इसका विखंडन फ्यूजन होते जाएगा। ठीक है, और ये अलग अलग टुकड़ों में बटेगा। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ से दो वस्तु आया और इसका ये मिल के इकट्ठा निर्माण किया, यानी यहाँ पे जो है ज्वाइंस 2 और मोर लाइटर एलिमेंट एटम्स इनटू अ लार्जर वन। ये जो एटम आ रहा है यहाँ से 2 और 2 या मोर देन लाइटर एटम आएगा और क्या करेगा? एक लार्जर वन बनाएगा। ये लार्जर यानी एक बड़ा सा एटम बनाएगा। ये हो गया संलयन, यानी जब टुकड़ों में बटेगा तो विखंडन फ्यूजन, और जब इकट्ठा आएगा यानी टुकड़ा जब इकट्ठा होकर एक लार्ज बनाएगा, बड़ा बनाएगा, तो होगा फ्यूजन। देखिए हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर से। ये छोटा आया, फिर ये टुकड़ों में बटा, फिर ये बहुत सारे टुकड़ों में बट रहा है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। इसी अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ, देखिए परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई गई है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। ये विखंडन कितने समय में भी हो सकता है? ये विखंडन कितने समय में होता है? ये वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक होता है, दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसको विखंडन कहते हैं। उसके फिर वो जो 2 टुकड़ों में बटा, फिर वो अलग अलग टुकड़ों में बटेगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा।
इंग्लिश में देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रीजन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ एन प्रोड्यूसेस गामा फोटोन एंड रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन बाय द एनर्जेटिक स्टैंडर्ड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ कि ये जो ये क्या है, फ्यूजन वहाँ पे देख लेते हैं। फ्यूजन मतलब संलयन, फ्यूजन मतलब क्या है, संलयन। ये यहाँ पे 2 पार्ट है, ये एक पार्ट में मतलब इकट्ठा हो गया। यहाँ ये फ्यूजन है, ये एक है तो दो में बदल गया, ये फ्यूजन हो गया। ये फ्यूजन है, 2 है, 1 में बदल गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों को सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। चलिए मॉडल सेट नंबर 39 देख लेते हैं, यानी 39 नंबर। पहला है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो ये आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर क्या है, एटॉमिक भट्ठी यानी आणविक भट्ठी है। पीछे हम देख लेते हैं रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर यानी नाभिकीय फ्यूजन पे काम करता है, विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है परमाणु रिएक्टर, आणविक भट्ठी जिसको बोलते हैं। आगे है पायरोमीटर का प्रयोग होता है अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में। पायरोमीटर का उपयोग क्या होता है, अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। आगे है आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग होता है ट्यूमर के इलाज में। पिछले मॉडल सेट में बता दिया गया है आर्सेनिक 74 AR74 का यूज कहाँ होता है, ट्यूमर के इलाज में। आगे आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, एक्स किरण। जो आंत के रोगी होते हैं, आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग करते हैं, कि एक्स किरण का उपयोग करते हैं। आंत के जो रोगी होते हैं उसको कम करने के लिए यानी निदान के लिए एक्स किरण का यूज करते हैं। आगे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। पिछले सेट में बताया गया था भारत में प्रचुर मात्रा में जो महत्वपूर्ण नाभिकीय महत्वपूर्ण ईंधन उपलब्ध है वो थोरियम है। आगे थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट। और भारत में सबसे ज़्यादा ये नाभिकीय ईंधन कौन से महत्वपूर्ण उपलब्ध है, ये थोरियम है। और थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट। आगे है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। यूरेनियम डेटिंग द्वारा क्या किया जाता है, पृथ्वी की आयु की माप की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। आगे है जीवाश्म मृत पौधों की आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समस्थानिक C14 यानी कार्बन 14 का उपयोग करके हम जीवाश्म मृत पेड़ पौधे का आयु का निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक कार्बन 14 का यूज करके हम जीवाश्म मृत पौधों आयु का निर्धारण कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन किससे, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। और जीवाश्म मृत पौधे के कार्बन 14 यानी कार्बन 14 द्वारा। आगे है C14 का समस्थानिक खोज किसने किया था, F किल्वी ने। यानी कार्बन 14 का खोज किसने किया था, F किल्वी। कार्बन 14 का खोज किसने किया था, F किल्वी। कार्बन 14 समस्थानिक खोज किसने किया था, F किल्वी। आगे कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करता है, गामा किरण। कोबाल्ट 16 कौन सी किरण, गामा किरण। कोबाल्ट 16 कौन सी किरण, कोबाल्ट 60 कौन सी किरण, गामा किरण उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण, गामा किरण उत्सर्जित करता है, जिससे कैंसर का इलाज होता है। आगे रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा। ये पिछले सेट में बता गए थे। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या उत्सर्जित, अल्फा बीटा गामा किरण। आगे अतिचालक का लक्षण क्या है, अनंत पारगम्यता। अतिचालक जो होता है इसका पारगम्यता होता है अनंत होता है। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में कौन सी बहुलक, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्राप्त होता है, पॉलीकार्बोनेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा फाइबर यूज होता है। फाइबर अगर पूछेगा तो केवलर, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन से फाइबर यूज होता है तो केवलर। और कौन से बहुलक होता है तो पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक है और केवलर क्या है, फाइबर है।
आगे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, या मृग तृष्णा जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आगे है गैस इंजन की खोज किसने की है? डेम्पलर। डेमलर ये है डेमलर। गैस इंजन की खोज डेमलर। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर। आगे है लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर, देखिए LASER। लेजर का पूर्ण रूप देख लेते हैं। L से हो जाएगा लाइट, L से लाइट। A से हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट। E फॉर इमिशन, EMISSION इमिशन ऑफ रेडिएशन, R फॉर रेडिएशन। तो लेजर का स्पेल ये फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट, S फॉर स्टिमुलेट, E फॉर इमिशन ऑफ ए रेडिएशन, R फॉर रेडिएशन। तो लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म। आगे है रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन। देखिए र से रडार, र से रॉबर्ट वाटसन, इससे याद रखेंगे। र से रडार, र से रॉबर्ट वाटसन, र से रडार, र से रॉबर्ट वाटसन, र से रडार रॉबर्ट वाटसन, र से रडार, र से रॉबर्ट वाटसन। तो रडार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट वाटसन। र से रॉबर्ट वाटसन, र से रडार रॉबर्ट वाटसन। आगे है परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड। जो परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड। ये नाभिक की खोज, जैसे कोई ये ले लिया यहाँ से प्रकाश को पास कराया, ये जो नाभिक में है, नाभिक में जो था वो सीधा पास नहीं किया था लाइट, नाभिक से टकरा के दूर चला गया था। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने खोज किया था नाभिक। आगे न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो खोज पाउली। न्यूट्रिनो खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज पाउली। न्यूट्रिनो की खोज न्यूट्रिनो खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? न्यू पाउली कब? 1930 में। न्यूट्रिनो खोज न्यू पाउली। रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन। रडार की खोज R से रॉबर्ट वाटसन। गैस इंजन की खोज डेमलर। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर। गैस इंजन की खोज डेमलर। और रडार की खोज र से रडार, र से रॉबर्ट वाटसन। न्यूट्रिनो की खोज रॉबर्ट पाउली। और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे नए फ्रेंड जुड़कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।